हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं संगीता आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में स्वागत करती हूँ। हमारा जो प्रीवियस क्लास था भारतीय समाजशास्त्री के ऊपर में, जिसमें हमने महात्मा गांधी की विचारधारा को देखा था। उनकी आध्यात्मिक जो विचारधारा है उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जाने थे, जिसमें आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला, बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बहुत ही अपने हार्टली थैंकफुल कहती हूँ। और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में देखेंगे तथा उनकी विचारधारा को समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग हर टॉपिक में नए नए समाजशास्त्रियों के बारे में देखेंगे। अभी हम लोग इंडियन सोशियोलॉजिकल थिंकर के ऊपर में कर रहे हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का हमारे भारतीय जो हमारा संविधान है उसमें कितना बड़ा हाथ है। उन्होंने भारतीय संविधान की रचना की और उनकी जो विचारधारा है उसको कहा जाता है सैबल्टन पर्सपेक्टिव, जिसे कि दलितवादी परिप्रेक्ष्य भी बोला जाता है। वे दलितों के उद्धार के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलितों का मसीहा भी बोला जाता है। तो चलिए उनकी विचारधारा को हम लोग देखते हैं। तो उसके पहले सबसे पहले हम लोग उनकी थोड़ा संक्षिप्त जीवन परिचय को देखते हैं कि उनका जन्म कब हुई थी, उनकी मृत्यु कब हुई थी। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए, जो जीआईसी जीडीसी लेक्चर का एग्ज़ाम रहता है। आपका यूपीएससी में जो ऑप्शनल में पेपर में पूछा जाता है उसमें आपको भारतीय समाजशास्त्री हो या पाश्चात्य समाजशास्त्री, उनके विचारधाराएं पुस्तकों के बारे में पूछा ही जाता है। तो चलिए ये हर एक बिंदु को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझने का कोशिश करते हैं और ये आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। ये मेरा 100% गारंटी है कि अगर आप इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जो दलितवादी परिप्रेक्ष्य सैबल्टन जो उनका पर्सपेक्टिव है वो क्या बोलना चाहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। इंदौर के पास एक गांव था महू छावनी, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 6 दिसंबर 1956 को। तो चलिए हम लोग अब बी आर अम्बेडकर जी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो बहुत ही अगध ज्ञान के भंडार थे और अपने पढ़ाई के ऊपर बहुत ही ज़्यादा उनका निष्ठा था और उनके अंतर्गत बहुत ही अद्भुत प्रतिभा विद्यमान थी। और वो क्या थे, एक स्पष्टवादिता थे, स्पष्ट बोलते थे। कोई भी कार्य होता था वो किसी से भी डरते नहीं थे। और अपने जो दलित जो वर्ग के लोग थे उनके प्रति वे बहुत ही ज़्यादा समर्पित है, क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था वो अस्पृश्य समझी जानी, यानी कि जिसको छुआ नहीं जाता है, उस प्रकार की समझे वाली जो जाति थी, महार जाति, जो कि महाराष्ट्र की थी, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने अपने जीवन पे हर पग पर, हर रास्ते पर बहुत ही ज़्यादा घोर अपमान, घोर अयंत्रणा की स्थिति को उन्होंने झेला था, जिसके अपमान और सामाजिक यातना को जब वो झेल रहे थे तो उनका असर भी उनके जीवन के ऊपर पड़ा। और उन्होंने निश्चय किया कि भारत के अंतर्गत, भारत के अंदर से वे जो अछूत समझे जाने वाले वर्ग है, जिनके साथ बहुत ही ज़्यादा अमानवीय व्यवहार किया जाता है, उनका जीवन बहुत ही कष्टकारक है, उनकी स्थिति को सुधार करने के लिए वह जरूर कोई ना कोई प्रयास करेंगे, जिसके कारण उन्हें भारत का लिंकन और मार्टिन लूथर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कि जिस प्रकार से अब्राहम लिंकन ने अपने दासों की मुक्ति के लिए कार्य किया था, ठीक उसी प्रकार का कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी भारत के जो दलित वर्ग के लोग थे उनके उत्थान के लिए भी उन्होंने किया था। और जिस प्रकार से मार्टिन लूथर ने भी
अमेरिका के जो निग्रो लोग थे उनकी मुक्ति के लिए कार्य किया था, इसलिए उन्होंने भारत का मार्टिन लूथर भी बोला जाता है। साथ ही साथ उन्होंने बोधिसत्व की उपाधि भी प्राप्त की थी। क्यों प्राप्त की थी? क्योंकि वे बोलते थे कि नीची जाति में उनका जन्म हुआ है, हिंदू समाज में, धर्म में उनका जन्म हुआ है, ये उनके हाथ में नहीं था, लेकिन उनकी मृत्यु हिंदू में हो ये उनके हाथ में है। इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, जिसके कारण उन्हें बोधिसत्व की भी उपाधि प्राप्त हुई थी। अब हम लोग थोड़ा उनका जीवन परिचय और थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के पिताजी का नाम था रामजी सकपाल, जो कि जन्म से ही उनको क्या हुआ था, भीम सकपाल नाम का टाइटल प्राप्त था। और वे क्या महार जाति के थे। और भीमराव अंबेडकर जी के जो पिताजी थे रामजी सकपाल, वो कबीर जी के अनुयायी थे, और इस कारण उनके मस्तिष्क में जातिवाद के लिए कोई भी स्थान नहीं था। मतलब जाति प्रथा कबीरपंथ के लोग नहीं मानते हैं, इसका असर भी उनके जीवन के ऊपर पड़ा था। फिर 1907 ईस्वी में उन्होंने अपने हाई स्कूल की जो परीक्षा थी वो पास की थी। और भीमराव अंबेडकर जी बहुत ही अच्छे विद्यार्थी थे, बहुत ही तेज मेधावी छात्र थे, जिसके कारण वो जो बड़ौदा के जो महाराजा थे गायकवाड़, उन्होंने क्या किया, उनको स्टाइपेंड प्रदान किया, छात्रवृत्ति दी कि ठीक है आप बाहर जाकर पढ़ाई कर सकते हो। इसके लिए उन्होंने 1913 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु अपना नाम दाखिल किया, और फिर उन्होंने वहाँ पे जाकर पढ़ाई अपने स्टार्ट की। और इसके साथ ही वे भारत के पहले अछूत और महार थे जो पढ़ने के लिए कहाँ गए थे, विदेश गए थे। और वहाँ पे जाने के बाद जो कोलंबिया विश्वविद्यालय में जो बहुत ही विश्वविख्यात जो अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर स्लैगमैन, उनके अंडर में रहकर उन्होंने अपनी पढ़ाई की। और उन्हीं के अंडर में फिर 1915 ईस्वी में उन्होंने इकोनॉमिक्स में एमए कंप्लीट किया अपना। फिर उन्हीं के अंडर में रहते हुए 1917 ईस्वी में उन्होंने पीएचडी की उपाधि भी धारण की। पीएचडी की उपाधि ग्रहण करने के पश्चात वे कहाँ चले गए, लंदन चले गए। और वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने लॉ की पढ़ाई भी की। और लॉ की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने द ग्रेजर नामक जो विश्वविद्यालय, वहाँ पे उन्होंने अपना लॉ कंप्लीट किया। उसके बाद अर्थशास्त्र में भी उन्होंने कंप्लीट किया था। लंदन की जो स्कूल था, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, वहाँ पे कंप्लीट किए। वो 1920 में फिर लंदन से वो कहाँ गए, वापस फिर भारत को आ गए। 1921 ईस्वी में वे फिर से लंदन गए, और वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। और उसके बाद फिर वो 1923 में अपना वकालत जो था उन्होंने स्टार्ट कर दिया, भारत में आकर अपना वकालत स्टार्ट कर दिया। और वे अछूतों को किस प्रकार से उनका उद्धार किया जाए, इसके लिए उन्होंने संघर्ष प्रारंभ कर दिया। इसके अंतर्गत 1923 में बी.आर. अम्बेडकर जी ने बम्बई से एक जो पाक्षिक जो समाचार पत्रिका थी बहिष्कृत भारत का प्रकाशन प्रारंभ किया। और अम्बेडकर ने दलित वर्ग को संगठित करने का उन्होंने महसूस किया कि उन्हें संगठित करके कार्य करना पड़ेगा, तभी उनका सवर्णों की जो जाति है उनके मध्य उनका जो स्थान है उसे ऊंचा किया जा सकता है। इसी के अंतर्गत उन्होंने फिर 1924 को 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। और इस सभा में उन्होंने क्या देखा कि महाराष्ट्र के जो विभिन्न भाव में वे गए, और वहाँ पे जाकर विभिन्न जो दलित वर्ग के लोग थे उनके बीच वे गए, उनकी सोचों को देखा, उनके विचारधाराओं को देखा, फिर अपने संदेशों को वहाँ तक पहुँचाया, उनसे बातें की। और फिर 1925 में वे बम्बई प्रेसिडेंसी में एक नेपाली नाम की एक संस्थान था, वहाँ पे उन्होंने प्रांतीय दल वर्ग का
सम्मेलन की अध्यक्षता की। वहाँ पे वे बहुत सारे दलित वर्ग को संगठित करके उनके बीच वे उन्हें उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उन्हें चेतना जागृत करने के लिए उन्हें बहुत सारे कार्य किया। इसके अंतर्गत वे फिर दिन प्रतिदिन कुछ नए नए कार्य भी करते गए, जैसे कि उनके दलित वर्ग के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए पूना में पार्वती सत्याग्रह किया। उसके बाद फिर कल्याण मंदिर प्रवेश सत्याग्रह किया। फिर इस प्रकार के बहुत सारे आंदोलन वे समय समय पर करते गए। तो चलिए फिर और इसको भी हम लोग थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि 1930 ईस्वी में उन्होंने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का गठन किया। फिर 1931 में लंदन में आयोजित जो प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, उसमें भी उन्होंने दलितों का प्रतिनिधित्व किया। उनका दलितों का किस प्रकार से समाज में उद्धार हो, इसके संदर्भ में उन्होंने बहुत ही वहाँ पे सुंदर अपना वक्तव्य रखा। फिर 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का भी उन्होंने गठन किया। फिर 7 अगस्त 1942 में वे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की फिर जो वहाँ पे गठन करने के बाद वे गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसके अंतर्गत उन्हें सदस्य का पदभार भी उन्होंने ग्रहण किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आधुनिक युग का मनु भी कहा जाता है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 3 अगस्त 1949 को उन्हें भारत सरकार का कानून मंत्री बनाया गया और फिर 1955 में वह भारतीय बौद्ध महासभा का उन्होंने एक सभा का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत फिर 14 अक्टूबर 1956 में वह नागपुर में 5 लाख व्यक्तियों के साथ बौद्ध धर्म को उन्होंने ग्रहण कर लिया। क्योंकि वे बोले थे कि उनकी मृत्यु अगर हिंदू धर्म में हो गई, ये उनके हाथ में है, वो इसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हिंदू के धर्म के रीति रिवाज, ऊंच नीच की जो भावना थे वह बहुत ही ज़्यादा हताहत थे, इसलिए उन्होंने फिर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। फिर चलिए हम लोग डॉक्टर अंबेडकर जी की जो दलितवादी परिपेक्ष की जो उनकी विचारधारा है, उसके अंतर्गत वो अपने विचारधारा के अंतर्गत क्या बोलना चाहते हैं और उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जो थे वो बहुत ही महान पुस्तक प्रेमी थे, लेकिन उनके जो सार्वजनिक जो उनका जीवन था और जिससे वो फिर राजनीति में जब आए तो वो उनका अपने जो 35 वर्ष का उनका जीवन था उसमें उन्होंने पग पर बहुत ही ज़्यादा घोर अपमान, अमानवीय व्यवहार, बहुत ही ज़्यादा घोर यंत्रणा की स्थिति को भोगा था। और एक बार उन्होंने एक पत्रकार से यहाँ तक कर दिया था कि मेरे दुख दर्द और मेहनत को तुम नहीं जानते, तुम सुनोगे तो रो पड़ोगे। और ये जो कथन था इसके मतलब उनके बहुत ही ज़्यादा उन्हें कष्ट भोगने के कारण उन्होंने दलित उद्धार का संकल्प लिया था और इसी से प्रभावित उनका दलितवादी परिप्रेक्ष्य है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम लोग समझते हैं, तो पॉइंट वाइज इसे समझने को कोशिश करेंगे। तो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, जाति प्रथा और हिंदू समाज के परंपरागत विधान पर कठोर प्रहार। तो जो हिंदू समाज की जो व्यवस्था थी वो किससे चलती है, मनुस्मृति के आधार पर चलती है। और डॉक्टर अंबेडकर जी जो थे वो मनुस्मृति को ही इस अन्याय का जड़ मानते थे। डॉक्टर अंबेडकर जी ने यहाँ तक कहा था कि मनुस्मृति को जो है वो ही क्या करता है, हिंदुओं की जो परंपरागत व्यवस्था है इसके विरुद्ध वो क्या कर रहा है, जो नीचे धर्म के लोग हैं, नीची जाति के लोग हैं, उनके साथ भेदभाव कर रहा है। अछूतों के साथ सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक शोषण हो रहा है, उन्हें दास्ता बनाई जा रही है। और जिसके कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बोलते हैं कि जाति की जो व्यवस्था है वो मूल रूप से किस पर, मतलब वो कौन प्रभावित कर रहा है, ये मनुस्मृति ही कर रहा है। इस पर उन्होंने मनुस्मृति को ही अछूतों का मतलब नाश करने का मूल कारण बताया था। सेकंड पॉइंट में वे अपने जो दलितवादी परिप्रेक्ष्य में वे उसमें बताना चाहते हैं कि स्वयं अछूतों के जीवन और प्रवृत्तियों में सुधार पर बल,
यानी कि जो अछूत वर्ग के लोग होते हैं उन्हें खुद ये कोशिश करनी चाहिए कि वे अपने जीवन में परिवर्तन लाएं तथा श्रेष्ठ जीवन की प्रवृत्ति जो है उसे अपनाएं। अछूतों में स्वतंत्रता, समानता और स्वाभिमान को जीवन बिताने की उन्हें खुद में ये इच्छा होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया था कि अछूत संगठित हो, यानी अछूत वर्ग के लोग जो है वो एक साथ जमा हो, एक साथ संगठित हो और शिक्षित बनो। तुम उनके अनुसार जब व्यक्ति शिक्षित हो गए, जब उनके अंदर शिक्षा ग्रहण प्राप्त होगी, तभी वो समाज में भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकता है और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष हो। और अगर कहीं तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहा है तो तुम उसके लिए संघर्ष करो और संघर्ष के माध्यम से तुम अपनी दिशा में आगे बढ़ो। इसके लिए उन्होंने यहाँ तक भी कहा था, एक उपसंहार कहा था, अछूतों के ऊपर एक हास्य रूप से उन्होंने व्यंग्य किया था कि यदि महार अपने बच्चों को स्वयं के मुकाबले में अच्छी दिशा में देखने की इच्छा नहीं रखते तो वह एक मनुष्य व एक जानवर में कोई अंतर नहीं होगा। अगर कोई महार जाति के लोग यानी नीची जाति के लोग, उनका जो स्थिति है वो भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा उसी स्थिति में रहे, तो वो एक जानवर के समान है। उन्हें ये कोशिश करना चाहिए कि उनके बच्चे जो है उनका समाज में स्थान ऊंचा हो। इसलिए देखिए फिर थर्ड ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि अछूतों को सभी सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग का अधिकार। ये जो डेट वाइज है, डेट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, प्लीज़ आप इसको नोट डाउन करते जाएं क्योंकि इसके अंदर से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि 1927 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, महद तालाब सत्याग्रह के रूप में पहला अपना आंदोलन किया कि अछूतों को सभी सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग। कि पहले के ज़माने में क्या था कि जो अछूत वर्ग के लोग हैं उन्हें सार्वजनिक स्थलों का प्रयोग करने में रोक लगाए जाते थे, जैसे मंदिर हुआ, विद्यालय हुआ, फिर चापाकल, तालाब, इस प्रकार के चीज़ों में उन्हें प्रवेश करने से मना किया जाता था। इसके अंतर्गत उन्होंने सबसे पहला अपना सत्याग्रह जो हुआ वो महद तालाब के रूप में किया और इस संघर्ष के में उन्हें सफलता भी मिली। और उसके बाद फिर वो 1930 में कालराम मंदिर में भी उन्होंने प्रवेश किए। इसके पहले वे गंगा सागर तालाब में भी पानी पीने को लेकर भी उन्होंने सत्याग्रह किया था। और फिर उन्होंने जब कालराम मंदिर में मंदिरों में प्रवेश में जब महाजाति के लोगों को मनाही थी तो 1930 में सत्याग्रह के माध्यम से वे वहाँ भी प्रवेश किए। और इसी संघर्ष की जो स्थितियाँ थी फिर वो गोलमेज सम्मेलन में भी उन्होंने वहाँ पर जाकर इसके संदर्भ में बताया था। और फिर 1935 में उनका जो सत्याग्रह है उसे बंद किया गया था। और इसी के रूप में उन्होंने कथन भी बोला था कि धर्म जो अपने को मानने वालों के बीच पक्षपात करता है धर्म नहीं है। धर्म में उनके अनुसार, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के अनुसार, धर्म क्या बोलता है कि अपनों के मानने के बीच पक्षपात करो, किसी को ऊंची जाति का, किसी को नीची जाति का के लोगों का वर्णन करो, ऐसा उन समाज में इस प्रकार से समाज को बांट दो। जिसके अंतर्गत फिर उन्होंने महार वतन जो कानून था उसका विरोध किया और महाराष्ट्र के महारों के लिए बंधुआ मजदूरी और दास्ता की जो व्यवस्था महार वतन के कानून करता था उसे उन्होंने बंद किया। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दलितों की स्थिति में सुधार के कानूनी उपाय। कि इस वक्त पहले तो उन्होंने आंदोलन किया, लोगों को समझाया, लोगों को जागरूक किया कि तुम खुद जागरूक बनो, खुद अपनी स्थिति में सुधार करो। हाँ, सबसे पहले उन्होंने धर्म के ऊपर कठोराघात किया कि मनुस्मृति ही दलितों के मतलब उनका जो अवनति का कारण है वही है। फिर उनको फिर उद्धार मतलब उनके क्या बोले तेज करने का कोशिश किया। उसके बाद फिर सार्वजनिक स्थलों में उनको जैसे अधिकार प्राप्त हो इस प्रकार का कार्य किया। फिर उन्होंने क्या किया, कानून का सहारा लिया। कानून का सहारा लेने के बाद उन्होंने जब संविधान की रचना की तो अनुच्छेद 17 में उन्होंने अस्पृश्यता उन्मूलन का कानून बनाया और इसमें उन्होंने बताया कि जो छुआछूत है, अछूत वर्ग के लोग हैं, उसमें से पाबंदी हटा दी गई। और फिर 1930 ईस्वी में एक स्टार्टे कमेटी की गठन किया गया जिसके अंतर्गत फिर दलितों के उत्थान के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बिंदुओं के बारे में भी उन्होंने बताया। जो पहला बिंदु था कि दलित छात्रों के लिए सीट रिजर्व हो
और उनके लिए संख्याएं बढ़ाई जाए। हर क्षेत्र में, हर पढ़ाई का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र में उनमें उसको दलित वर्ग के लोगों के लिए संख्या बढ़ाई जाए। दलित वर्ग के लोगों के लिए छात्रावास बनाए जाए। कारखानों में, रेलों की जो कार्यशाला है, अन्य जो ट्रेनिंग सेंटर है, उन पे भी उनका सीट रिजर्व रहे। विदेशों में इंजीनियरिंग के पढ़ाई के लिए भी उन्हें सीट आरक्षण रहे। और ये सभी कार्य के लिए एक विशेष अधिकारी का उन्होंने गठन किया। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन का जो उनका लक्ष्य था, और वो पूरी तरह से अपना जीवन को दलित के उद्धार के लिए एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण से अपनाने का प्रयास किया, जिसे कि क्या कहा जाता है, दलितवादी परिप्रेक्ष्य। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का थॉट क्या था, सैबल्ट्रम, और वो दलितवादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आता है। और तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।